गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, जो हमारे भौतिक प्रदेशों का विभाजन हमने शुरू कर रखा था, उसमें हमने उत्तरी पर्वतीय में क्षेत्र पढ़ लिया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया था हमने पूरा। अब जो तीसरा हमारा आता है वो हमारा कौन सा पार्ट है? प्रायद्वीपीय पठारी वाला भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में हम अब पूरा इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से चट्टानें हैं, कौन कौन से पठार मिलते हैं, कौन कौन से पर्वत है, यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र इसके अंदर आता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार होता है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो क्या है कि इसमें नवीनतम से लेकर जितनी भी पुरानी प्रकार की जितनी भी संरचनाएं थी वहाँ तक की सारी संरचनाएं इसमें मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में क्या हुआ कि प्राचीन से लेकर प्राचीन से नवीनतम के सारे प्रमाण इसमें मिलते हैं। जितनी भी संरचनाएं मिलती हैं वो सबसे पुरानी संरचनाएं भी यहाँ मिलती हैं और सबसे नवीन संरचनाएं भी यहाँ मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पुराने और सबसे नवीन जितनी भी संरचनाएं हैं उन सबके अवशेष यहाँ से मिलते हैं। जैसे सबसे प्राचीन में अगर देखें तो हमारा प्री कैम्ब्रियन हो गया, प्री कैम्ब्रियन। नवीनतम में अगर देखें तो हमारा टर्सरी काल हो गया, टर्सरी काल। समझ में आया कि जो प्राचीन से नवीनतम के सारे प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, जितनी भी संरचनाएं चट्टानें हैं वो सारी यहाँ पर मिलती हैं। तो प्राचीन में कौन सी है? प्री कैम्ब्रियन सबसे प्राचीन है, सबसे नवीन है टर्सरी काल। इनकी चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। अब विद्वानों ने क्या कहा कि प्रायद्वीपीय पठार को विद्वानों ने 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किया 8 प्रदेशों में, 8 वृत्त प्रदेश व 25 लघु प्रदेशों में भी इसको डिवाइड किया। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका 2 भागों में विभाजन किया। 8 तो बड़े क्षेत्र बताए और 25 हमारे छोटे प्रदेश बताए। ठीक है, ये प्रदेशों के नाम हम लोग एक एक पढ़ते जाएंगे और उसी के साथ साथ हम इसको लिखते जाएंगे। तो पहले 8 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो भी हर एक क्षेत्र के अंदर जो भी पर्वतमालाएं आएंगी, जो भी चोटियाँ आएंगी वो इम्पॉर्टेंट होगी। उसके बारे में हम एक एक 2-2 लाइन इनकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 8 का, अगर आप लोग कहेंगे तो पहले नाम लिखवा देंगे, लेकिन नहीं, एक एक करके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। 8 भाग हैं, तो सबसे पहला वाला भाग कौन सा आता है अपना? उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, सबसे पहला भाग आता है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। ये वाला जो भाग होता है ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। ठीक है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कैसे इंडिया के मैप में ही इसको पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा? जो ये वाला हमारा क्षेत्र है, ये हमारा कौन सा क्षेत्र आता है? प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अगर बात करें उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, तो ये हमारा ये वाला भाग है। पहला कौन सा था? उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि। ये हमारा पहला भाग है जो हमने इसमें देखा। जो पहला भाग है केंद्रीय उच्च भूमि, इसके अंदर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, बहुत सारे इसके भी भाग हैं। जैसे हम देखें इस केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर सबसे पहले हमारी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली। दूसरी है पूर्वी राजस्थान का जो हमारा उच्च भाग है कि
उच्च भूमि, ठीक, 2 हो गए। तीसरा इसमें आता है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। और नेक्स्ट इसमें आता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। और लास्ट हमारा आता है मालवा का पठार। देखो, प्रायद्वीपीय पठार क्या है? जिसमें प्राचीनतम से लेकर नवीनतम प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। प्राचीनतम में सबसे पहले प्रीकैम्ब्रियन तक की, और सबसे नवीनतम कौन सी हमारी काल रहा है? टर्शरी काल, वो वाला काल की संरचनाएं इसमें मिलती हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विभाजन किया 8 बड़े प्रदेशों में, 8 वृहद प्रदेशों में इसका विभाजन हुआ, जिसमें सबसे पहला है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, जिसको हमने मैप में देखा कि ये वाला जो भाग है ये हमारा उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि है। अब इसके अंदर जो है हमने कितने 5 भाग और डिवाइड किए कि एक अरावली पर्वत श्रेणी है, इस वाले भाग में एक अरावली पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट जो है पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि ये आ गई हमारी, मध्य भारत का पठार भी इसमें आता है, बुंदेलखंड आएगा, ठीक, और मालवा का पठार इसमें सम्मिलित रूप से आता है। ठीक है, इसमें हम लोग लिखते हुए चलें क्या कि जैसे ये हमारा अरावली वाला भाग हो गया, ठीक, ये पूर्वी वाला भाग हो गया, तीसरा जो है हमारा मध्य भारत का पठार ये यहाँ आ गया, चौथा जो है बुंदेलखंड का पठार, तो ये बुंदेलखंड का पठार इधर पड़ेगा, और जो मालवा का पठार है वो अपना ये रहा मालवा का पठार। जिस मालवा का पठार पता है कौन सा है? जो हमारे राजस्थान में भी इसका विस्तार है, जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, वो मालवा के पठार का ही एक विस्तार है। तो ये हमने इसमें मैप में देखा। अब सबसे पहले अगर मालवा के पठार की देखें तो मालवा का पठार का जो भाग दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है वो हमारे राजस्थान में आता है। तो राजस्थान में उसको हमने क्या कहा? हाड़ौती का पठार कह दिया। एक अरावली पर्वतमाला के बारे में हमने पढ़ा, इसमें दूसरा आता है पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, तीसरी मध्य भारत का पठार, चौथा जो है बुंदेलखंड, और पांचवा मालवा का पठार। ठीक है, इस प्रकार से इनको बांटा गया है। अरावली के बारे में अगर देखें, जो ये अरावली पूरे राजस्थान में यूँ फैली हुई है, जो ये अरावली वाला जो भाग है इसको देखें तो यहाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि अरावली सबसे पुरानी जो है, या फिर कहें कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला हमारी अरावली पर्वतमाला है। अरावली हो गई। फिर जो पूर्वी राजस्थान का जो उच्च वाला ये वाला भाग है, ये किस से निर्मित होता है? ये हमारा चंबल, बनास और छप्पन के मैदान से निर्मित है। ये सारी चीज़ें ना आपको नोट्स में मिल जाएंगी, PDF जो मिलेगा उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमें मैप में इनको समझना होगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, क्योंकि आपको इसके अंदर इसका मैप बनाना है। तो ये चीज़ हो गई कि अरावली पर्वतमाला है हमारी यहाँ पर। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। फिर उसके बाद जो ये वाला भाग है पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि जो है, इसमें हमारी चंबल नदी आती है, बनास नदी आती है, और छप्पन का मैदान के द्वारा ये निर्मित किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो बुंदेलखंड वाला जो भाग आता है वो बुंदेलखंड वाला भाग ये रहेगा। और पांचवा जो हमने पढ़ा मालवा का पठार, तो मालवा का पठार का ही जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो हमारा हाड़ौती का पठार कहलाता है। बस आपको इतनी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। अगर आता है केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद इसके पांचों भागों के नाम लिखेंगे। पांचों भागों के नाम लिख के इनके बारे में 2-2 लाइन लिखेंगे। फिर इसका एक मैप बनाएंगे। मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में दिखाऊंगी कैसे स्टेंसिल आता है, उस स्टेंसिल से हम लोग मैप को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आती है जब हम हाथ से बनाते हैं। तो आपका जो आंसर है बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव। जब इनोवेटिव आपका आंसर होगा तो टीचर को भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को पता है कि अच्छे नोट्स होते हैं तो आपका भी मन करता है पढ़ने में। तो उसी प्रकार से टीचर का भी होता है कि टीचर के पास अच्छी सुंदर साफ़ सुथरी कॉपी आती है तो उसको भी अच्छे से कॉपी चेक करने का मन करता है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड जो आएगा वो कौन सा भाग आएगा? पहला जो भाग हमारा केंद्रीय उच्च भूमि, जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनके बारे में ना आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ये चीज़ याद रखनी है कौन सा पार्ट किसका भाग है। दूसरा आता है दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि।
जो दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि है उसमें ये वाला भाग आएगा। ठीक, ये वाला भाग आएगा। इसके अंदर 3 श्रेणियां होंगी। कौन कौन सी? विंध्याचल कगार, उसके बाद में ये विंध्याचल श्रेणी बनी हुई है पूरी, उसके बाद ये नर्मदा नदी घाटी, जो नर्मदा नदी जा रही है यहाँ से, ठीक है, उस नर्मदा नदी की एक घाटी बनी हुई है, वो नदी घाटी। ठीक, इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। जो दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि है उसमें 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? विंध्यन कगार, विंध्यन श्रेणी, और एक जो हमारी नर्मदा नदी है उसके द्वारा जो घाटी बनती है वो नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा जो घाटी है ये भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। नर्मदा घाटी कैसे? भ्रंश घाटी के रूप में बहती है, और इधर जब गिरती है तो ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो नदी होती है ये अलग अलग शाखाओं में विभाजित ना होकर एक ही रूप में अपना पानी जो है सागर में गिराती है। समझ में आया? कि जब कोई नदी है, मान लो ये नदी है, बहुत सारे पार्ट्स में से डिवाइड होते हुए चले, ठीक, तो वो क्या बनाएगी? आगे डेल्टा बना देगी। और जब नदी ऐसे सीधे आके एक ही शाखा के रूप में पानी अपना गिराए तो वो क्या कहलाती है? हमारी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसलिए नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इधर की साइड जितनी भी नदियां गिरेंगी वो हमारे किसका? डेल्टा का निर्माण करेंगी। ये चीज़ समझ में आई। कौन सा था? दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि। इसके अंदर विंध्यन कगार था, विंध्यन श्रेणी थी, और नर्मदा घाटी क्षेत्र हमने इसमें पढ़ा। जो ये कौन सा हमारा जो विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी के बारे में एक बात है कि विंध्यन श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर, जो विंध्यन श्रेणी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे फैली हुई है, और इसकी 3 चोटियां बताइए। इसमें 3 चोटियां बताइए। कौन कौन सी? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए एक बार। विंध्यन श्रेणी, और इसमें 3 है। कौन कौन सी? एक तो हमारा विंध्याचल पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत। इसके साथ आगे चलेगा हमारा भांडेर पर्वत। ठीक, इसी के साथ अगला वाला जो भाग है वो है हमारा कैमूर पर्वत। इस प्रकार से ये श्रेणी पूरी जो फैली हुई है। ठीक है, तो हमने 2 क्षेत्र पढ़े हमारे। ठीक है, एक तो हो गया उत्तरी जो है केंद्रीय उच्च भूमि, एक हमारा दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि हो गया। इसमें 3 चीज़ें थी, उसमें 5 चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमारा पार्ट आता है उत्तरी दक्कन प्रदेश। उत्तरी जो दक्कन प्रदेश है, ठीक है, आप लोगों को इनकी जो है मैंने बताया ना कि इसका PDF आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आपको ढंग से इन चीज़ों को सुनना है बस अभी, कि कैसे कैसे मैप में आप लोगों को ड्रॉ करना है और किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। और इन चीज़ों को जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे ये चीज़ें याद नहीं होंगी। एक बार समझाने से जो आप है सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते। आपको एक बार अच्छे से समझना है, उसके बाद में अपने जो नोट्स हैं उससे बार बार उन चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो तीसरा हमारा कौन सा है? उत्तर का दक्कन प्रदेश। तो उत्तर का जो दक्कन प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है हमारा? ये वाला भाग। देखो ये था केंद्रीय उच्च भूमि, जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि हो गई। ये हो गया हमारा दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि, और इन दोनों के बीच में जो ये वाला भाग है ये हमारा कौन सा भाग है? दक्कन का प्रदेश, उत्तर दक्कन प्रदेश। उत्तर दक्कन प्रदेश। और इसी के साथ में एक पार्ट और लगा हुआ मिलेगा आपको, कौन सा? दक्षिण दक्कन का प्रदेश। कौन सा है? जो दक्षिण का दक्कन का प्रदेश है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, कौन कौन से हुए? ये हो गई हमारी उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि। ये बीच में आया हमारा कौन सा? उत्तर दक्कन प्रदेश, और ये नीचे की साइड है दक्षिण दक्कन प्रदेश। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो उत्तर का जो दक्कन प्रदेश है इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? एक तो सतपुड़ा, सतपुड़ा का आपने नाम सुना होगा, सतपुड़ा श्रेणी।
और दूसरी एक जगह आती है कौन सी, महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र पठार ये उत्तर दक्कन प्रदेश में यहाँ स्थित है, सतपुड़ा रेंज और महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी आती है। सतपुड़ा जो श्रेणी है इसके अंदर जो है 3 श्रेणियाँ आती है। सतपुड़ा के अंदर 3 श्रेणियाँ हैं, एक तो राजपीपला, उसके साथ में सतपुड़ा बीच में, और लास्ट में हमारी कौन सी आती है इसमें, महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़ श्रेणी। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग क्योंकि वो बहुत आगे का हो जाएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि उत्तर दक्कन प्रदेश है उसमें 2 श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा श्रेणी और महाराष्ट्र श्रेणी। जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके 3 श्रेणी है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारी चोटियाँ होंगी। श्रेणी है तो उसमें 3 जो है चोटियाँ आती हैं। सबसे पहले राजपीपला है, फिर सतपुड़ा है, फिर महादेव है। ये इसी तरीके से सीक्वेंस में है, पश्चिम से पूर्व की ओर, राजपीपला, सतपुड़ा और महादेव श्रेणी। और जो महादेव है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ हमारी। ठीक है, इतना समझ में आया, ये 3 चीज़ क्लियर हुई। 3 जो जगह हमने पढ़ी हमारी, केंद्रीय उच्च भूमि जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि और उत्तर दक्कन प्रदेश। अब हम बात करते हैं हमारी दक्षिणी जो है दक्कन प्रदेश के बारे में। दक्षिण दक्कन प्रदेश में भी 2 जगह आती हैं। कौन कौन सी हुई दक्षिण दक्कन प्रदेश में, एक तो हो गया कर्नाटक का पठार, कर्नाटक पठार, और दूसरा हमारा इसी के अंदर आता है तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार 2 पठार हो गए, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। किस में आते हैं, दक्षिण दक्कन प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक का जो पठार है, ये वाला जो पठार है, इसमें बहुत घने वन की एक भूमि मिलती है। मतलब एक जगह है वहाँ पर मतलब एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर बहुत घने वन मिलते हैं। तो उस घने वन की भूमि को हम क्या कहते हैं, मालनाड। मालनाड कहते हैं। बहुत घने वन है तो क्योंकि वनस्पति अच्छी है तो जैव विविधता है, उसमें जैव विविधता है, तो उस वाले क्षेत्र को यहाँ पर मालनाड कहा जाता है जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक का जो पठार है उसके अंदर मालनाड नामक एक भूमि मिलती है। नेक्स्ट जो तेलंगाना का पठार आता है इसको हम रायलसीमा पठार भी कहते हैं। तेलंगाना के पठार को हम क्या कहते हैं, रायलसीमा पठार भी इसको कहते हैं। 4 हमने पढ़े अभी तक। ठीक है, कौन कौन से, उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि। उत्तरी के अंदर 5 पार्ट के बारे में पढ़ा, दक्षिण के अंदर हमने 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा, विंध्य पर्वत, विंध्यन श्रेणी और एक नर्मदा घाटी वाला। फिर उसके बाद बीच में हमने इसके पढ़ा उत्तर दक्कन प्रदेश जिसमें 2 श्रेणियाँ थी, सतपुड़ा और महाराष्ट्र। सतपुड़ा श्रेणी की 3 पर्वत हैं, राजपीपला, सतपुड़ा और हमारी महादेव श्रेणी। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, हमारी धूपगढ़। ठीक, उसके बाद हमारा दक्षिण दक्कन प्रदेश आता है। दक्षिण दक्कन प्रदेश के अंदर जो है 2 पठार आते हैं, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। कर्नाटक के पठार में जो वनस्पति जहाँ पे बहुत घने वन मिलते हैं उस भूमि को मालनाड कहा है, और तेलंगाना के पठार को यहाँ पर रायलसीमा पठार कहा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि ये जो है ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी, 4 भागों में हमने इसका विभाजन देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आता है पूर्वी पठार, जो ये वाला क्षेत्र आएगा हमारा पूर्वी पठार वाला। ठीक है, अभी तक के 4 में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कौन से पूर्वी पठार के बारे में। ठीक है, पूर्वी पठार के अंदर क्या देखें कि 5 मध्यम श्रेणी की जो हमारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, 5 मध्यम श्रेणी के स्तरों में इसको विभाजित किया गया है। इस वाले क्षेत्र को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें ये वाला जो क्षेत्र है इसको हमने क्या कहा, बघेलखंड। बघेलखंड ये मैप जो है आप लोग साथ साथ अगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो इसके साथ में जो आपके नोट्स मिलेंगे ना उसमें आपको मैप बने हुए मिलेंगे, तो उनको देख देख के आपको अपने नोट्स में उनको मैप को बनाना है। ठीक है,
और ये जो क्षेत्र था हमारा कौन सा, बघेलखंड, इसको भी जो ये वाला क्षेत्र है पूर्वी पठार वाला भाग, इसको क्या नाम दिया, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार वाला जो भाग है इसको 5 भागों में बांटा। एक तो हो गया हमारा बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। जो प्रायद्वीपीय पूरा जो भाग है उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है बघेलखंड, ठीक। दूसरा इसके अंदर हमारा आता है कौन सा, जो है हमारी गडजात की पहाड़ियाँ। यहाँ पर है हमारी गडजात की पहाड़ियाँ, गडजात की पहाड़ियाँ, ठीक। जो गडजात की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनके बारे में अगर देखें तो ये सतत रूप में फैली हुई है, मतलब समांतर रूप में, सतत रूप में, मतलब लगातार फैली हुई है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा तीसरा इसके अंदर छोटा नागपुर का पठार, जो ये वाला भाग है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, इतना हुआ कि इस वाले क्षेत्र को हमने क्या कहा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वो हमारे जितने भी खनिज होते हैं ना उनके लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ का जो एक क्षेत्र है हजारीबाग और रांची का पठार यहाँ इसमें सम्मिलित है। इस जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें दो, एक तो कौन सा हमारा हजारीबाग और एक रांची वाला जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित रूप से आता है। तो इसकी 3 जगह पढ़ ली, बघेलखंड पढ़ लिया, गडजात की पहाड़ियाँ पढ़ ली, छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया। अब इसमें 2 चीज़ बचती हैं, एक तो हमारा आएगा महानदी बेसिन और एक है दंडकारण्य क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा कौन सा, जो ये वाला क्षेत्र है ये तो हो गया महानदी वाला, क्योंकि महानदी जो है वो ये यहाँ से आके यूं ही आती है, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है हमारा, महानदी वाला क्षेत्र। और जो ये वाला क्षेत्र है ये हो गया दंडकारण्य क्षेत्र, इसको लिख देती हूँ, दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। जो महानदी है वो तो महानदी के द्वारा निर्मित मैदान है, और जो ये दंडकारण्य वाला है ना ये गोदावरी नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा, गोदावरी नदी के द्वारा। अभी तक हमने कितने देखे, एक ये वाला पार्ट हमने देखा, एक ये दक्षिण का पठार देखा, दक्षिण का जो उच्च भूमि प्रदेश देखा, एक उत्तर दक्कन प्रदेश, एक दक्षिण दक्कन प्रदेश, 4 हो गए। 5वां हमने ये वाला पठार देखा, कौन सा, पूर्वी पठार, जिसमें 5 भाग थे, बघेलखंड, गडजात की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार और ये महानदी और ये गोदावरी नदी वाला क्षेत्र, या फिर इसको दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है 5 जो क्षेत्र है वो पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, जो ये वाला भाग है पूरा उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये पूरा जो भाग है इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ समझना है। उसके अलावा इस वाले जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, इसको सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट तो ये हो गया, और जो ये वाला क्षेत्र है ये होता है हमारा पूर्वी घाट। कितने क्षेत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और 8वां भी हम इसमें देखेंगे। ये वाले क्षेत्र हो गए जो पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है इन दोनों को जो ये श्रेणियाँ यहाँ पर मिला रही है ये हमारी कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो अलग कर रही है वो है हमारी नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अब हम बात कर रहे थे किसकी, पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हो गए, ये हो गया उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री, 3 भागों में इसको बांट दिया। अब हम बात करें
इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई। कालसुबई जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। ये हमारे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जो ये पश्चिमी घाट है, जो ये हमारा कौन सा अरब सागर है, यहाँ से जब मानसून आता है, जो हिंद महासागर से होता हुआ जब मानसून आता है, ठीक है, इस तरीके से जब मानसून आया तो इस वाले भाग पर तो बारिश होती है, इधर वाले पश्चिम वाले भाग पे, और पूर्व वाला भाग पे यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि इधर की साइड जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, हमारी एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में एक चीज़ और देखेंगे हम कि पश्चिमी घाट में बहुत सारे वो बताएंगे कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट में बहुत सारे दर्रे हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देकर बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले इसमें 4 जो दर्रे हैं ना, 4 घाट हैं। घाट का मतलब क्या होता है कि जो क्या करते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिम, जो हमारा पश्चिमी घाट है कि पश्चिम की ओर ढाल और मैदान को पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर के ढाल और प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग को जोड़ने का काम करते हैं ये घाट। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि अब कौन कौन से हमारे 4 जो है मेन घाट हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है थाल घाट, यहाँ महाराष्ट्र में आया। थाल घाट जो क्या करेगा, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ने का काम करता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। दूसरा जो हमारा घाट आया, मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है, वो है हमारा भोर घाट। ठीक, यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई से नासिक तक का जो क्षेत्र है वो थाल घाट, और मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोर घाट। उसके बाद नीचे अगर आते हैं हम तो हमारा आता है पाल घाट। पाल घाट यहाँ केरल में है। बहुत सारे दर्रे आपको और बुक्स में भी मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 4 घाट सबसे मेन होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। फिर यहाँ पर एक घाट आता है, कौन सा, पाल घाट, जो केरल में है। ठीक, उसके बाद एक आता है सेनकोट घाट, वो भी केरल में पड़ता है। इतना समझ में आया कि 4 घाट बताए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट घाट। इस तरीके से 4 घाट इस क्षेत्र में बताए गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो आता है पूर्वी घाट वाला। जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है ये क्या है, इसके अंदर उत्तर का पूर्वी घाट, इसको कैसे बांटा है देखो, उत्तर का पूर्वी घाट, दक्षिण का पूर्वी घाट, ये दक्षिण का पूर्वी घाट, और ये तमिलनाडु उच्च भूमि के रूप से जाना जाता है। इसकी कुछ चोटियां हैं, इसका कोई विभाजन नहीं किया गया। इसकी कुछ चोटियां हैं, कौन कौन सी, जैसे हम लोगों के सीक्वेंस में यहाँ याद रखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पर नन्ना मलाई, ठीक। सेकंड आता है पालकोंडा, फिर आता है कार्डमम जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कार्डमम को इंग्लिश में कार्डमम और हिंदी में इलायची कहते हैं। उसके बाद में शेवराय, नेक्स्ट आता है हमारा जेवेदी, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा पालनी, जो है ये पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं पूर्वी घाट के अंदर। ठीक है, तो हमारे कितने पार्ट इसमें कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 भाग के बारे में हमने इसमें अध्ययन कर लिए। जो लास्ट हमारा आता है कौन सा है, मेघालय और मिकिर वाला, जो ये वाला भाग हो गया, मेघालय मिकिर पहाड़ियाँ। मेघालय मिकिर की पहाड़ियाँ, ठीक, मेघालय मिकिर की पहाड़ियाँ, ये वाला क्षेत्र होता है।
इसमें क्या होता है कि इसको मेघालय का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे 3 हैं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में। और जो यहाँ से जो मॉनसून आता है ना, वो इन्हीं चोटियों के अंदर कीपनुमा है, ये कीपनुमा आकृति लिए हुए, और इनमें ये मॉनसून फंस जाता है। इसी वजह से यहाँ पे मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय का एक क्षेत्र है मोसिनराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मेघालय मिकिर की पहाड़ी, जो ये पूर्वी भाग में है। ये किससे अलग हुआ है हमारे यहाँ पर, जो यहाँ पर एक वो था, इसमें 3 पहाड़ियाँ हो गई, कौन कौन सी, गारो, खासी, जैंतिया। जो यहाँ से दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है वो यहाँ प्रभावित होता है। इन पहाड़ियों के दक्षिण में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जो उत्तरी ढाल होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश होता है। ठीक है, तो ये हमारे 8 थे किसके, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के क्षेत्र। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना मुझसे, कुछ भी जो भी आप लोगों को क्वेरी लगे, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी। बाकी जो है इस मैप में थोड़ा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा अभी लिखने के बाद, लेकिन आपको नोट्स जो मिलेंगे उसमें प्रॉपर इनके मैप बने हुए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले वीडियो देखना है, फिर PDF को अच्छे से पढ़ना है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे तटीय प्रदेश, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।